हाय गाइस, मैं हूं मंजीत कौर और मैं आप सबका कनेडियन वीवा चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो आज का मैं वीडियो बनाने जा रही हूं, मैं स्पेसिफिकली जो मेडिकल लैब असिस्टेंट की सर्टिफिकेशन में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूं। क्योंकि जब आप एक बार कनाडा में एज अ लैब असिस्टेंट जॉब करते हो तो यहाँ की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं इंडिया से। और मैं ये नहीं कहूँगी कि टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटी भी हैं, बट अगर आप एमएलए एग्ज़ाम की सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं आज के वीडियो में साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगी। मे बी वो आपका एग्ज़ाम पास कराने में आपको हेल्प करें। सो हम बिगिनिंग से बात करते हैं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है। तो जो क्वेश्चन आता है एमएलए के एग्ज़ाम में, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज यही क्वेश्चन आएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि अगर आपसे कोई पेशेंट उनकी बीमारी के लिए पूछता है कि हाँ देखना, ये मेरी पिछली रिपोर्ट में ये बढ़ा हुआ था और ये घटा हुआ था, तो उसका आपने क्या आंसर करना है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगी कि आपने उसको बताना है या आपने उसको डांट देना है या क्या करना है। तो उसमें एक चौथी ऑप्शन होगी कि अपने फिजिशियन से बात करें। तो ये हमारे स्कोप में नहीं है एमएलए के और एमएलटी के या नर्सिंग स्टाफ के कि वो पेशेंट को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके रिगार्डिंग देयर एलमेंट। ओके, सो सबसे बड़ी चीज़ जो है कैनेडियन हेल्थ केयर में ये है प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। आप पेशेंट की किसी भी प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो पेशेंट को अगर आप जानते हो, पर्सनली जानते हो, आप उनकी रिपोर्ट्स उनको नहीं दे सकते और ना ही उनको कोई टेस्ट बता सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस भी एमएलए के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और जब भी आप एमएलए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैम्पल्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बता देती हूँ और आपने कुछ ये हो सकता है कि कुछ सैम्पल्स के बारे में मुझे भी नहीं पता हो, लेकिन आपने क्या करना है कि स्पेसिफिक सैम्पल्स को किस टेम्परेचर पे और कैसे लैब में डिलीवर करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएलए की होती है। फॉर एग्जांपल, आप इन हाउस में कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास अमोनिया का सैंपल आ गया, तो आप अमोनिया के सैंपल को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो आपने क्या करना है, स्लरी ऑफ आइस लेनी है, क्योंकि आइस मशीन तो हर फ्लोर पे ही होती है कनाडा के। तो आपने स्लरी ऑफ आइस लेनी है और उसमें सैंपल को रख के ट्रांसपोर्ट करना है, अदरवाइज सैंपल टेस्ट नॉट परफॉर्म टीएनपी हो जाएगा एंड यू हैव टू रिकलेक्ट द सैंपल। सो पेशेंट प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि चाहे आप जितना भी उस पेशेंट के क्लोज हों तो आपने उसकी प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करनी, ना ही किसी को बताना है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है, और ना ही आपने उससे पूछना है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। जस्ट आपने जब पेशेंट आता है उनको विश करनी है, उनका रिक्विजिशन चेक करना है, उनका हेल्थ कार्ड नंबर चेक करना है, और हेल्थ कार्ड नंबर सेम होना चाहिए आपके रिक्विजिशन से। और अगर मिस स्पेलिंग होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे बताना होगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि क्या हो जब पेशेंट का हेल्थ कार्ड नंबर मैच ना हो, तो आपने उस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना है, आपने सैंपल नहीं लेना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि कनाडा में जैसे कि पेशेंट्स के राइट्स बहुत हैं, आप पेशेंट से बिना पूछे उनको हाथ तक नहीं लगा सकते। तो कौन सा लॉ सूट आप पर आएगा अगर आपने पेशेंट से बिना पूछे उनके सुई लगा दी, नीडल लगा दी तो उसको हम बैटरी बोलते हैं, बैटरी असॉल्ट। ओके, सो जब भी आपने पेशेंट से मिलना है तो आपने पहले पेशेंट का नाम पूछना है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ पूछना है। दैट इज़ काइंड ऑफ कंसेंट कि पेशेंट को पता है
कि क्या होने वाला है, पेशेंट अवेयर है इस बारे में, और आपने उससे पूछना है कि आप किस आर्म से ब्लड देना चाहोगे, लेफ़्ट या राइट। लाइक जो भी आपने करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के लिए कंफर्ट हो वही करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना। कनाडा में पेशेंट्स के राइट बहुत हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी कोई चीज़ आपको बोली जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट आया और उसका कोई टेस्ट डॉक्टर ने नहीं लिखा, पर पेशेंट आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका वो टेस्ट आप कर दो या एडिट कर दो या ऐड ऑन कर दो, आप ये नहीं कर सकते बिकॉज़ ये चीज़ आपकी आउट ऑफ स्कोप है। तो इसीलिए जब भी कोई पेशेंट आता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, जस्ट आस्क योर फिजिशियन, और आप उसको, उसके अलावा आप उसको कोई आंसर नहीं कर सकते। ये है कि बी पोलाइट एंड जैसे अपना काम करना है तो वैसे ही करना है कि हाँ ब्लड लेना है, कैसे लेना है। तो मैं भी आपको थोड़ा सा फ्लेबोटमी रूम का लुक दिखाऊंगी जो यहाँ पर है कनाडा में। ओके, तो इस तरह की फ्लेबोटमी चेयर होती है, ये तो इंडिया में भी आप लोगों ने देखी होगी। और ये सिस्टम पूरा बना हुआ है यहाँ पे ऐसे करके कि यहाँ पे जो चेयर है, चेयर पे तुम्हारा लैब असिस्टेंट बैठेगा और ये जो कंप्यूटर चल रहा है यहाँ पे साइन इन होके पेशेंट्स को बुलाना होता है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पेशेंट्स को बुलाती है नाम लेके और उनका नंबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, वो है ड्रा ऑफ ब्लड ऑर्डर। कि आपने जब ब्लड का सैंपल लेना है तो किस हिसाब से लेना है, कौन सी ट्यूब सबसे पहले आएगी, कौन सी ट्यूब सबसे लास्ट में आएगी। ओके, तो मैं आपको मैं भी ट्यूब सारी सीक्वेंस में रख देती हूँ, और आई थिंक यहाँ पे कोई चार्ट है तो मैं आपको वो चार्ट दिखाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँगी कि कौन सी ट्यूब कैसे लेनी है। ओके, तो आप ये कलर कोडिंग देख रहे हो अकॉर्डिंग टू कनेडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल लैब असिस्टेंट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये तुम्हारा ड्रा है कि कैसे सैंपल किस ऑर्डर में किस ट्यूब में सबसे पहले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कल्चर्स हैं तो सबसे पहले आपने ब्लड कल्चर लेने हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड कल्चर है जो वो एरोबिक पहले लेना है या एनारोबिक पहले लेना है। तो आपने एरोबिक कल्चर पहले लेना है और एनारोबिक कल्चर की ट्यूब बाद में फिल करनी है। उसके बाद ये जो है ये सिट्रेट ट्यूब का है, PTTINR। उसके बाद ये जो येलो है और ये टाइगर वाली है तो ये आपकी प्लेन ट्यूब है, सीरम ट्यूब है, तो ये ड्रॉ लेना है। उसके बाद आपने ये हेपरिन का ले सकते हो, जैसे आप वीनस ब्लड गैसेस करते हो टेस्ट, और फिर लेवेंडर या फिर ब्लड बैंक के लिए पिंक ट्यूब का, और सबसे लास्ट में आपने लैक्टेट का लेना है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ के अलावा कि ये जो एंटीकोगुलेंट हैं इनकी एक्टिविटी कैसे है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ। सो सबसे पहले आपकी कल्चर ट्यूब्स, उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, तो उसमें होता है SPS, इट्स सोडियम, आई थिंक सोडियम पॉलीइथेनॉल सल्फोनेट। आप ना इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बस मुझे इतना पता है कि इसमें SPS होता है, जो आपके ब्लड में वाइट सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं, या जो बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करते हैं ना, उनको थोड़ा इनहिबिट करता है उनकी एक्टिविटी को, ताकि जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड कल्चर में ग्रो हो सके, ठीक है। ये पहला। फिर इससे आपके 2 सेट्स होते हैं इसके ब्लड कल्चर के, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो पहले कौन सा लेना है, एरोबिक, क्योंकि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो डीप सर्कुलेशन में होते हैं, जो आपके एरोबिक होते हैं वो ऊपर की सतह पे ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कि सोडियम सिट्रेट कैसे एक्टिविटी करता है, तो ये कैल्शियम को ही इनहिबिट करता है। उसके बाद आपकी प्लेन ट्यूब है, तो उसके बाद आपका है ये हैपरिन थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। उसके बाद है आपकी ये ब्लड बैंक की ट्यूब लगा लो, चाहे ये आपकी EDTA की ट्यूब, इसमें आपको पता ही है EDTA इथाइल डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड सभी को पता है। तो ये आपके कैल्शियम आयंस को चिलेट करता है। और लैक्टेट का आपको पता है, उसमें फ्लोराइड होता है जो कि ग्लूकोज का जो लेवल है आप जैसे वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, तो जो लैक्टेट का पता हम सोडियम फ्लोराइड की ट्यूब यूज़ करके ही पता कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने गॉस की जो आइडियल नीडल है वो हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, 21। ओके, तो 21 जो है गॉस की नीडल है, दैट इज़ आइडियल फॉर एवरीबॉडी। बाकी वो जो ज़्यादा पतली नीडल होती है 24 की या 26 की, जितना बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा पतली, यानी कि ये वाइस वर्सा है। जब आप नीचे को जाओगे लाइक 22 से 18 पे आते हो, 16 पे आते हो, दैट मीन्स जो नीडल का साइज़ है वो बड़ा होगा, लेकिन अगर आप ऊपर को जाते हो तो नीडल का साइज़ कम होगा। सो आज जो हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि उनका फरवरी में एग्ज़ाम है, तो वो ये वाले क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लें। और इसके अलावा जब मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।